हेलो एवरीवन, हम लोग सीओपीडी पढ़ रहे हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस। तो उसमें एक आता है एस्थमा। एस्थमा जो है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ एयरवेज। क्रोनिक केस में हम क्या बोलते हैं कि फाइब्रोसिस होना या स्कारिंग होना, वो वाला जो केस आता है वो काफ़ी टाइम के बाद आता है, बहुत जल्दी नहीं आता एस्थमा के केस में। तब तक जो है हम लोग मेडिकेशन वगैरह ले लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट आता है आपके पास, उसको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उसे रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ वीजिंग। वीजिंग मतलब ऐसे विसल, जब वो आता है जब वो ब्रीथ करता है तो वीजिंग होती है, ब्रेथलेसनेस होती है, सांस उखड़ती है, चेस्ट टाइटनेस और कफ होता है। पर्टिकुलरली या तो रात को होता है या सुबह सुबह होता है। तो ये जो चीज़ें वो प्रेजेंट करता है, ये एपिसोडिक है। एपिसोडिक का मतलब है कि बार बार होता है, ये नहीं है कि कॉन्स्टेंटली हो रहा है। रिकरेंट एपिसोड्स होते हैं उसके, और मतलब कुछ टाइम के लिए होता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर होगा। कभी कभी वो लोग आएंगे और बोलेंगे कि मुझे इस मौसम में ज़्यादा होता है। ये कांस्टेंट नहीं रहता है, ये किसी मौसम में होता है। तो आपको इन सब फीचर से देखकर पता लग जाता है कि हाँ, ये एस्थमा की प्रॉब्लम है। एस्थमा के कुछ हॉलमार्क्स हैं, जैसे कि रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होना। ठीक है, रिवर्सिबल, ये बात याद रखनी है कि ये जो है परमानेंट नहीं होता, पहले होता है ये, ठीक है, कुछ टाइम में ठीक हो जाता है। ये ऐसे रिकरेंट एपिसोड्स होते हैं। तो रिवर्सिबल एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन होती है। दूसरा, ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन, जिसमें ईओसिनोफिल्स जो हैं उसका लेवल बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हमने पढ़ा था, उसमें देखा था कि ये ईओसिनोफिल्स नहीं होते। जब एक्यूट कोई प्रॉब्लम आती है तब न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स वगैरह सब आ जाते हैं, लेकिन जब क्रोनिक कोई आती है तो लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स आते हैं। लेकिन इस केस में ईओसिनोफिल्स भी आते हैं, और ईओसिनोफिल्स जो है इसका हॉलमार्क है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इसी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तीसरा क्या होता है कि जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स हैं उनकी हाइपरट्रॉफी और हाइपर रिएक्टिविटी होती है। ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स की हाइपरट्रॉफी, इससे क्या होता है कि जो ब्रोंकस है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो स्मूथ मसल्स जितने होंगे उतनी कॉन्स्ट्रिक्शन होगी ना, तो इसीलिए उनकी हाइपरट्रॉफी होती है, दैट इज़ ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होना। और साथ में म्यूकस की सिक्रीशन बढ़ जाती है। तो ये चार जो पॉइंट्स हैं, दीज आर द हॉलमार्क्स की रिवर्सिबल। पहली बात, इससे क्या इंपॉर्टेंट है कि रिवर्सिबल याद रखना है। दूसरा, इसमें इओसिनोफिल्स। तीसरा, स्मूथ मसल की हाइपरट्रॉफी की वजह से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। और फोर्थ है कि म्यूकस की सिक्रीशन बढ़ जाती है। मेनली कौन से इसमें सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट आर इओसिनोफिल्स, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, एपिथेलियल सेल्स। और ये जो हैं किनको ज़्यादा होते हैं, तो एक हाइजीन हाइपोथेसिस है कि जिन लोगों को बचपन में ये सब चीज़ों से दूर रखा जाता है, लैक ऑफ एक्सपोजर होता है, तो फिर अर्ली चाइल्डहुड में इन सब से दूर रखते हैं, तो बाद में जाके उनको इम्यून टॉलरेंस की प्रॉब्लम आती है और हाइपर रिएक्टिविटी बन जाती है। छोटी छोटी चीज़ों से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। तो ये एक हाइपोथेसिस है। वैसे तो पैथोजेनेसिस की बात करें तो काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो एस्थमा करते हैं। जो मेनली एक एस्थमा पैथोजेनेसिस में आता है, दैट इज़ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होना। टाइप 1 जो है हाइपर सेंसिटिविटी, वो एलर्जिक की वजह से ही होती है। तो इसमें क्या होता है, मान लो कोई एलर्जन है, जैसे कि कोई एलर्जन पॉलन है, कई लोगों का पॉलन एलर्जन होता है। तो वो आया हमारी बॉडी के अंदर, उसने क्या किया, हेल्पर टी सेल्स जो हैं वो बनवाए। हेल्पर टी सेल्स TH, ये वाले सेल्स जो हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, 13 और इंटरल्यूकिन 5, ये सब चीज़ें जो हैं ये बननी शुरू हो जाती हैं। अब इसमें से जो इंटरल्यूकिन 4 है और 13 है, ये दोनों क्या करते हैं, ये इम्यूनोग्लोबुलिन ई को स्टिमुलेट करते हैं। ओके, ये स्टिमुलेट करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन ई को। ई जो है, ई से याद रख लो इओसिनोफिल्स, ई से याद रख लो एलर्जी कुछ भी म्यूकस प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। इससे ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होती है। और इंटरल्यूकिन 5 जो है वो इओसिनोफिल्स का नंबर इंक्रीज़ करता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मेनली 3 कौन से इंटरल्यूकिन्स हैं, इंटरल्यूकिन 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरल्यूकिन 13 एंड इंटरल्यूकिन 5, 4, 5 एंड 13। ओके, कौन क्या करता है वो हमने देख लिया। अब जब ये रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, ये हो गया, तो क्या होता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है वो जाकर लगता है मास्ट सेल्स के ऊपर। तो ये जो मास्ट सेल्स हैं उनके ऊपर आकर इम्यूनोग्लोबुलिन ई लग जाएगा और तैयार बैठ जाएगा, सज जाएगा यहाँ पे जाके। इसके बाद जब अगली बार वो वाला जो पॉलन है, पहली बार जो हमने बोला वो है सेंसिटाइज कर दिया हमने ना, ऐसे वाले मास्ट सेल्स तैयार कर दिए। दूसरी बार वही एलर्जन जब आएगा, पॉलन मान लो ये आ गया पॉलन, तो अब ये सीधा जाकर यहाँ पे लग जाएगा। अभी ये सारी रिएक्शंस नहीं करेगा, क्योंकि ये सारी रिएक्शन पहले ही हो चुकी है। इसीलिए जब भी एलर्जन कोई आता है तो पहली बार हमें नहीं पता चलता, पहली बार बस वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, उसे तैयार कर देता है कि अगली बार ये बंदा आए तो इसको पकड़ लेना। तो अगली बार क्या होता है, ये पॉलन आया, इसने मास्ट सेल्स ने इनको पकड़ लिया, ठीक है। उसके बाद अब जो रिएक्शन होगा वो 2 फेजेज़ में होता है।
एक फेज़ है एक्यूट फेज़, दूसरा फेज़ है हमारा लेट फेज़। एक्यूट फेज़ को हम लोग अर्ली फेज़ भी बोलते हैं। पॉलन के जैसे कोई भी और चीज़ें भी होती हैं, डाइवर्स एक्सपोजर होता है, जैसे कि कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो जाती है, एयरबॉर्न इरिटेंट, स्मोक, फ्यूम्स, एलर्जन के अलावा बोल रही हूँ, ये सब भी होता है। कोल्ड एयर, स्ट्रेस, एक्सरसाइज, कोई भी चीज़ जो है वो ट्रिगर कर सकती है। क्या ट्रिगर करेगी? ब्रोंकोस्पैज्म को ट्रिगर करेगी। मास्ट सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स जो हैं वो ये दो रिएक्शंस करेंगे। एक्यूट फेज़ में क्या होता है? ये एक ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है इसमें, पहली बात। सेकेंड, म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तीसरा, वेजोडाइलेशन। ये क्यों होती है? क्योंकि अर्ली फेज़ में हमने बोला कि ये जो चीज़ें हैं मास्ट सेल्स, जैसे हमने बात की ना, यहाँ पे आके लग जाएंगे, तो ये वाली रिएक्शन जब ये लगेंगे ना यहाँ पे आके, तो मास्ट सेल्स जो हैं वो टूट जाएंगे, वो डीग्रैनुलेट हो जाएंगे। जब वो यहाँ पे आके लगेंगे पॉलन, तो ये डीग्रैनुलेट हो गया। डीग्रैनुलेट हुआ तो इसके अंदर से रिलीज़ होते हैं कुछ ल्यूकोट्राइंस, C4, D4, E4, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये सब रिलीज़ होते हैं। ये लोग जो हैं ल्यूकोट्राइंस, जैसे हमने बात की, ये लोग क्या करते हैं? ये काम करते हैं ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं और वेजो डायलेशन करते हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं एक्यूट और अर्ली फेज़ में। दूसरा जो है दैट इज़ लेट फेज़। जो लेट फेज़ रिएक्शन होता है उसमें होती है इन्फ्लेमेशन हो रही है उसमें। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो हैं वो क्या करते हैं? वो एपिथेलियल सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं कि वो कीमोकाइंस, जैसे कि ईओटैक्सिन एक इंपॉर्टेंट है, ईओटैक्सिन, ये एक्टिवेट करता है ईओसिनोफिल्स को। और ये जो ईओसिनोफिल्स हैं और ईओसिनोफिल्स को लेके आते हैं, TH2 सेल्स को लेके आते हैं, ल्यूकोसाइट्स को लेके आते हैं, और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। इन्फ्लेमेशन हो रही है सेकेंड फेज़ में। पहले फेज़ में क्या हो रही है? ये तीन चीज़ें हो रही हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, म्यूकस और वेजोडाइलेशन होती है। दूसरे फेज़ में क्या हो रहा है कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हो रही हैं। बार बार इन्फ्लेमेशन जब होती है तो हमारी जो ब्रोंकियल वॉल्स हैं उनके अंदर क्या होता है? रीमॉडलिंग होनी शुरू हो जाती है, ब्रोंकियल रीमॉडलिंग। और इसमें क्या हो रहा है? रीमॉडलिंग के अंदर कोलेजन डेपोजिशन हो रही है, क्योंकि हमें पता है ना मैंने कि जब लेट फेज़ होता है इन्फ्लेमेशन जब होती है तो कोलेजन वगैरह आते हैं क्रोनिक केसेस में। और साथ में हाइपरट्रॉफी हो रही है स्मूथ मसल्स की। तीसरा, म्यूकस ग्लैंड्स की हाइपरट्रॉफी स्मूथ मसल्स की हो रही है, हाइपरट्रॉफी म्यूकस ग्लैंड्स की हो रही है, और साथ में जो वैस्कुलैरिटी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। यही चीज़ें जब हमने हॉलमार्क्स पढ़े थे यही सब किया था कि जो इन्फ्लेमेशन होनी है, ईओसिनोफिल्स इंक्रीज़ होने हैं, स्मूथ मसल की हाइपरट्रॉफी होनी है, म्यूकस सिक्रीशन ज़्यादा होनी, यही चीज़ें हमने हॉलमार्क्स में पढ़ी थी। और हॉलमार्क्स कैसे बने वो हमने अभी देख लिया कि अर्ली और लेट फेज़ में कैसे ये सब चीज़ें होती है, जैसे ल्यूकोट्राइंस से डिराइव होकर ये चीज़ें हो रही हैं, और इन्फ्लेमेशन के बार होने से स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं ब्रोंकियल वॉल में, जिसे हम बोलते हैं एयरवे रीमॉडलिंग होना। सो इस बार इतना ही। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उसके बारे में टाइप्स पढ़ेंगे और इसके क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब।